Good afternoon, students. Today we discuss the new topic myocardial infarction. एग्जाम वाइज ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द डेफिनेशन. एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन को अपन एमआई भी बोल सकते हैं. एमआई रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मायोकार्डियल टिश्यू आर परमानेंटली डिस्ट्रॉय इन द रीजन ऑफ हार्ट दैट आर deprived ऑफ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड. मीन्स मायोकार्डियल इस्चीमिया. यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर मायोकार्डियल टिश्यू आर परमानेंटली डिस्ट्रॉय, यानी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हार्ट के रीजन के अंदर. और वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती. और ये एडिक्वेट ब्लड सप्लाई क्यों नहीं हो पाती? बिकॉज ऑफ रिड्यूस कोरोनरी ब्लड फ्लो. यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर स्पाज्म या नेक्रोसिस के कारण वहाँ पे कोरोनरी ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है. सब्सिक्वेंटली नेक्रोसिस और डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू अकर, और जिसके कारण वहाँ पे जो मायोकार्डियल टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस की कंडीशन या डेथ होना स्टार्ट हो जाती है. और उसी कंडीशंस को अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन. यानी इसके अंदर दो वर्ड है, मायोकार्डियल और इन्फेक्शन. मायोकार्डियल का मतलब मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट, और इन्फेक्शन मीन्स होता है नेक्रोसिस और डेथ ऑफ द टिश्यू. मीन्स मायोकार्डियल लेयर के अंदर डेथ या नेक्रोसिस की कंडीशंस डेवलप होना, उसी को अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन. देन वी टेक द इटियोलॉजिकल फैक्टर. तो इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसा कि अपने एंजाइना में भी पढ़ा था, उस सेम वैसे ही इटियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन को भी. तो फर्स्ट वन है रिड्यूस ब्लड फ्लो इन कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द अर्थरोस्क्लेरोसिस. यानी किसी भी पर्सन को अर्थरोस्क्लेरोसिस मीन्स फैटी प्लेग की डिपोजिशन है कोरोनरी आर्टरी के अंदर, उसके कारण ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही है, तो वो कंडीशंस मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी. नेक्स्ट इटियोलॉजी है इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड एंड डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई. यानी अपनी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो रही है. जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह है या फिर ओबेसिटी वगैरह है, जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ती है लेकिन कोई ना कोई अदर कॉजेज़ के कारण ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो रही है. तो दोनों फैक्टर मिला के एमआई की कंडीशंस को डेवलप कर सकते हैं. देन कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ एन आर्टरी बाई एम्बोलस और थ्रोम्बस. यानी थ्रोम्बस या एम्बोलस के फॉर्मेशन होने के कारण आर्टरी के अंदर टोटल और कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाता है, पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है. जो एंजाइना था वो कंप्लीट ऑक्लूजन ना होके पार्शियल ऑक्लूजन के कारण डेवलप होता है, लेकिन एमआई की कंडीशन है वो कंप्लीट ऑक्लूजन या कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी के कारण डेवलप होता है. नेक्स्ट सडन वेसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी. सडनली कोरोनरी आर्टरी के अंदर वेसोस्पाज्म की कंडीशन डेवलप हो जाए, जो कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस के कारण हो सकती है या फिर कोई ब्लड प्रेशर कंडीशंस के कारण हो सकती है, कोई विंटर वेकेशन या कोई ऐसी कंडीशन जिसके कारण सडनली वेसोस्पाज्म डेवलप हो, तो वो भी एमआई को लीड्स कर सकता है. देन एक्यूट ब्लड लॉस, या फिर किसी भी इंजरी के कारण सडनली और एक्यूट ब्लड लॉस होता है और सीवियर ब्लड लॉस होता है, तो वो कंडीशंस भी इस कंडीशंस को लीड कर सकती है. तो ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो एमआई को डेवलप करते हैं. नेक्स्ट आते हैं रिस्क फैक्टर. तो अपने लास्ट दोनों डिजीज़ के अंदर भी पढ़ाया था रिस्क फैक्टर, तो सेम वही रिस्क फैक्टर इसके अंदर है. तो फर्स्ट है मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर, जिसके अंदर आता है हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, लैक ऑफ एस्ट्रोजन इन वुमेन्स. तो ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थरोस्क्लेरोसिस देन आफ्टर एमआई की कंडीशंस को लीड करते हैं. देन आता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसके अंदर आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएडी. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कोई फैमिली हिस्ट्री है, एज अबव 50 ईयर, जेंडर के अंदर मोस्टली मेल पर्सन के अंदर, और रेसेस के अंदर अफ्रीकन और अमेरिकन, जो अपने पहले भी पढ़े हैं. तो सेम रिस्क फैक्टर है, इसको भी लीड करते हैं. अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन के अंदर. तो इसको अलग अलग टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर रखा है. तो अपन फर्स्ट इसके अंदर देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेयर ऑफ हार्ट मसल इन्वॉल्व. मीन्स कौन कौन सी हार्ट लेयर मसल इन्वॉल्व हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई करेंगे. तो इसके अंदर फर्स्ट आता है ट्रांसम्यूरल और सेकंड आता है नॉन ट्रांसम्यूरल. ट्रांसम्यूरल के अंदर क्यू वेव इन्फेक्शन डेवलप होता है और नॉन ट्रांसम्यूरल के अंदर सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन डेवलप होता है. फिर आता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द हार्ट मसल डैमेज, यानी कौन कौन सी हार्ट मसल डैमेज हो रही है, कौन सी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग. तो इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन और राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन आता है. तो ये इसके अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड हो गया, ट्रांसम्यूरल, नॉन ट्रांसम्यूरल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल. तो इसको अपन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट बात आता है ट्रांसम्यूरल एमआई. तो ट्रांसम्यूरल एमआई के अंदर क्या होता है,
इट एसोसिएटेड विद अर्थरोस्क्लेरोसिस इन्वॉल्विंग एंड मेजर कोरोनरी आर्टरी। मीन्स ये जो कंडीशंस है ये अर्थरोस्क्लेरोसिस या फिर मेजर कोरोनरी आर्टरी के अफेक्ट होने के कारण डेवलप होती है। यानी जो फैटी प्लेक्यू का डिपोजिशन या फिर जो थ्रोम्बस और एम्बोलस का फॉर्मेशन है वो यदि मेजर कोरोनरी आर्टरी के अंदर डेवलप होता है तो उसके कारण जो एमआई होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसम्यूरल एमआई। इट मे बी सब क्लासिफाइड इंटू एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, लेटरल और सेप्टल। मीन्स जो मेजर कोरोनरी आर्टरी है उसको अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर और लेटरल और सेप्टल। यदि इनमें से कोई भी मेजर कोरोनरी आर्टरी अफेक्टेड होती है तो ट्रांसम्यूरल एमआई डेवलप होता है। Transmural infection extend to the whole thickness of the heart muscles and are usually and result of complete occlusion of the area of the complete blood supply in addition to the on ECG यानी in addition to the heart। यानी ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन कब डेवलप होता है? जब होल थिकनेस ऑफ द हार्ट मसल्स डैमेज होती है। और वो कब डैमेज होती है? रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ द एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लड सप्लाई। यानी जो कंप्लीट ब्लड सप्लाई करता है वो एरिया यदि कंप्लीट ओक्लूजन हो जाए, यानी जो मेजर कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट ओक्लूजन हो जाए, जो मोस्टली हार्ट की थिकनेस के अकॉर्डिंग ब्लड सप्लाई कर रही है, मतलब मोस्टली पार्ट ऑफ द हार्ट को सप्लाई कर रही है, तो उसके कारण जो इन्फेक्शन डेवलप होगा वो होगा ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन। देन यदि ECG के अंदर देखें अपन तो इसके अंदर अपन को क्यू वेव के अंदर एलिवेशन है वो देखने को मिलता है ट्रांसम्यूरल एमआई के अंदर, और इसी के अकॉर्डिंग इसको क्यू वेव इन्फेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है सब एंडोकार्डियल एमआई। इसके अंदर एंडोकार्डियल जो लेयर है वो मोस्टली अफेक्टेड होती है। तो इसके अंदर देखते हैं इन दिस इन्वॉल्व ए स्मॉल एरिया ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम। यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सेप्टम है उसका बहुत ही छोटा एरिया इन्वॉल्व होता है ऑफ पेपरी मसल्स। लेकिन सब एंडोकार्डियल एरिया इज़ पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू द इस्चीमिया। लेकिन जो सब एंडोकार्डियल एरिया है वो मोस्टली ससेप्टेबल होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई यानी इस्चीमिया के लिए, तो उसके कारण सब एंडोकार्डियल एमआई डेवलप होता है। देन यदि अपन इसके अंदर ECG देखते हैं तो ST सेगमेंट के अंदर अपन को डिप्रेशन देखने को मिलेगा और T वेव के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर एमआई। इसके अंदर मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकुलर पार्ट है वो अफेक्टेड होता है। तो इन दिस मेजर ब्रांचेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी विच सप्लाई मोस्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी जो मेजर कोरोनरी आर्टरी होती है, ब्रांचेज होती है, वो इसके अंदर अफेक्टेड होती है जो मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है। तो इसके अंदर इंक्लूड होती है एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, लेटरल और सेप्टल। पार्ट आर कम्प्लीटली ऑक्लूटेड और डैमेज मायोकार्डियम टिश्यू एंड कॉज इन्फेक्शन इन लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी ये जो ब्लड सप्लाई कम्प्लीटली ऑक्लूजन होती है तो उसके कारण मायोकार्डियम टिश्यू डैमेज होते हैं और इन्फेक्शन की कंडीशंस कॉज करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। नेक्स्ट वन आता है राइट वेंट्रिकुलर एमआई। राइट वेंट्रिकुलर एमआई के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट वेंट्रिकल है वो अफेक्टेड होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर इज थिन वॉल चैम्बर दैट फंक्शन एट लो ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ परफ्यूज्ड थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल इन बोथ सिस्टोल और डायस्टोल। All of these factors make the right ventricular less susceptible of infection than the left ventricle। यानी जो राइट वेंट्रिकुलर एमआई है बहुत ही कम चांसेस इसके अंदर अफेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक तो ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम होती है, सेकंड इसको ब्लड सप्लाई भी बहुत कम ज़रूरत होती है। यदि अपन सिस्टोल और डायस्टोल के अंदर देखें तो कार्डियक साइकिल के अंदर इसका जो परफ्यूजन है वो बहुत ही कम अमाउंट के अंदर होता है और इसीलिए राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन बहुत ही कम ससेप्टेबल होता है देन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन। लेकिन यदि वो ब्रांचेज जो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है वो यदि अफेक्टेड हो जाए तो राइट वेंट्रिकुलर एमआई की कंडीशन डेवलप हो सकती है। फिर आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। तो इसके अंदर सबसे मेन मैनिफेस्टेशन है जिसको हम बोलते हैं चेस्ट पेन। तो इसके अंदर जैसे अपने एमआई के अंदर भी पढ़ा था, इसके का चेस्ट पेन भी थोड़ा सा अलग है जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन्स को एमआई है या एंजाइना है। तो इसके अंदर क्या होगा? चेस्ट करेक्टरिस्टिक्स पेन ऑफ सब एक्सटर्नल, यानी इसका जो पेन है वो सब एक्सटर्नल डेवलप होगा। जो एंजाइना है उसके अंदर रिट्रो एक्सटर्नल होता है। तो सब एक्सटर्नल इज सीवियर डिफ्यूज इन फ्लशिंग में रेडिएट टू आर्म, नेक, शोल्डर, लोअर द इज़ नॉट रिलीव्ड बाई द रेस्ट नाइट्रोग्लिसरीन और लास्ट लॉन्गर देन 30 मिनट्स। यानी इसका जो पेन है वो सब एक्सटर्नल स्टार्ट होता है
बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ और फ्लशिंग होता है और रेडिएट होता है आर्म्स के अंदर, नेक के अंदर, शोल्डर के अंदर, लोअर जा के अंदर, और ये रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन या इनसे भी रिलीव नहीं हो पाता। और इसकी जो ऑन अमाउंट है, पीरियड है, वो 30 मिनट से भी ज़्यादा होता है। तो उस पेन के अकॉर्डिंग अपन पता लगा सकते हैं कि एमआई का पेन है या फिर एंजाइना का पेन है। देन पेशेंट में बी एंजियस और रेस्टलेसनेस, डिस्फोरिया मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, पेशेंट को पसीना आएगा, कूल, क्लामी एंड मॉइस्ट स्किन, जो अपनी बॉडी की स्किन है बहुत ज़्यादा कूल हो जाएगी, क्लामी हो जाएगी और मॉइस्ट हो जाएगी क्योंकि ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो रही है। देन हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी और रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी और कार्डियक आउटपुट भी उसके कारण रिड्यूस हो जाएगा। देन डिस्पनिया के चांसेस बढ़ेंगे। डिस्पनिया क्यों होगा? डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, क्योंकि पर्सन्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है उस कारण। देन पेल्पिटेशन मीन्स बॉडी के पार्ट के अंदर पेल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सट्रीम फटीग, पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू द वेगस स्टिमुलेशन, और एमआई के अंदर जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती तो वेगस स्टिमुलेशन होता है और वो क्या करता है, नोजिया वॉमिटिंग कॉज करता है। देन एपिगैस्ट्रिक एंड अब्डोमिनल डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, मीन्स जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है और अब्डोमिनल रीजन है वहाँ पर डिस्ट्रेस की कंडीशन डेवलप होगी। देन डिसओरिएंटेशन, कन्फ्यूजिंग एंड फेंटिंग, यानी ये कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर भी सिम्टम्स भी अपीयर होंगे। डिसओरिएंटेशन होगा, कन्फ्यूजन होगा और फेंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन ओलिगोयूरिया मीन्स यूरिन आउटपुट है वो 400 ml से भी डिक्रीज़ हो जाएगा। यूरिन आउटपुट है यानी डिक्रीज़ हो रहा है। देन फीवर आएगा पेशेंट को 100 to 110 डिग्री 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। देन पेरिफेरल एडिमा मीन्स जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द एरियाज़ है वहाँ पर एडिमा होगा, जैसे कि लेग्स है, हैंड एरियाज़ है, क्योंकि ब्लड वहाँ पर पूल होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रिड्यूस है, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस है, तो जो ब्लड है उसका बैक फ्लो होगा और बैक फ्लो होगा तो हार्ट के बैक फ्लो होने के कारण ब्लड है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर पूल होना स्टार्ट हो जाएगा जिसके कारण पेरिफेरल एडिमा कंडीशंस डेवलप होगी। देन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, और जो ब्लड वेसल्स है वो उसके अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के सिम्टम्स भी अपीयर होंगे। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो इसके अंदर क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब आते हैं डिग्री ऑफ डैमेज पे कि जब एमआई की कंडीशन डेवलप होती है तो डैमेज किस किस के अकॉर्डिंग डेवलप होता है, कैसे कैसे डैमेज होता है। तो फर्स्ट आता है जोन ऑफ नेक्रोसिस, सेकंड आता है जोन ऑफ इंजरी और थर्ड आता है जोन ऑफ इस्चीमिया। जोन ऑफ नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, डेथ ऑफ द हार्ट मसल कॉज्ड बाय एक्सटेंसिव कंप्लीट ऑक्सीजन डेप्रीवेशन इरिवर्सिबल डैमेज, यानी इसके अंदर क्या होगा, जो हार्ट मसल्स है उसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीजन होगा ब्लड सप्लाई का और इरिवर्सिबल डैमेज होगा, वापस इसको चेंज नहीं कर सकते। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर डिफरेंस क्या होता है, रिवर्सिबल मीन्स जो भी सिम्टम्स है वापस उसको स्टार्ट कर सकते हैं, यानी बॉडी के पार्ट वापस फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और इरिवर्सिबल चेंजेस का मतलब वो वापस अपने फंक्शन में नहीं आ पाएंगे, तो इसके अंदर इरिवर्सिबल चेंजेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है जोन ऑफ नेक्रोसिस, इसके अंदर क्या होगा, रीजन ऑफ द मसल सराउंडिंग द एरिया ऑफ नेक्रोसिस इन्फ्लाम्ड, इंजर्ड बट स्टिल विजिबल इफ़ एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन कैन बी रिस्टोर, यानी इसके अंदर जो मसल्स का रीजन है सराउंडिंग द एरिया ऑफ नेक्रोसिस वो इन्फ्लाम होगा और इंजर्ड होगा, लेकिन विजिबल होगा यदि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन सप्लाई एडिक्वेटली रिस्टोर होती रहती है उसके कारण। फिर आता है जोन ऑफ इस्चीमिया। जोन ऑफ इस्चीमिया के अंदर क्या होता है, ये हार्ट मसल्स का वो रीजन है जो सराउंडिंग द एरिया ऑफ इंजरी यानी इंजरी से सराउंड होता है, विच इज़ इस्चेमिक एंड वाइबल नॉट इन डेंजर अनलेस एक्सटेंसिव ऑफ इन्फेक्शन अकर, यानी ये वाइबल होगा, इस्चेमिक होगा, लेकिन कोई भी डेंजर कंडीशन डेवलप नहीं होगा। यानी अपन जैसे एक गोला बनाते हैं तो गोले के अंदर जो डीप एरिया होता है, जो सेंटर एरिया होता है, वो तो होता है जोन ऑफ नेक्रोसिस, वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा। फिर उससे जस्ट ऊपर वाला एरिया होता है जोन ऑफ इंजरी, और उससे ऊपर वाला एरिया होता है जोन ऑफ इस्चीमिया। यानी ब्लड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये एरिया डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, तो कोई एरिया तो क्या होता है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, वहाँ पर क्या होगा, जोन ऑफ नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मीन्स वहाँ पर इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाएंगे, वो वापस इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। इंजरी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, इंजर्ड होगा, लेकिन एडिक्वेट ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँचने के कारण वो रिस्टोर हो जाएगा। और जोन ऑफ इस्चीमिया के अंदर ओनली ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी, वहाँ पर कोई भी टाइप की इंजरी डेवलप नहीं होगी। हाँ, रेडनेस हो सकती है उस एरिया के अंदर, इस्चीमिया
दिखने के चांसेस अपन को वाइबल हो सकते हैं। अब आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर जैसे अपने एंजाइना और अर्थरोस्क्लेरोसिस के अंदर पढ़ा था, सेम वैसे ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपन इसके अंदर भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे जिससे अपन पता लगा सके कि एमआई के चांसेस क्यों हो रहे हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, जिसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। ईसीजी देखेंगे, तो ईसीजी के अंदर अपन क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस इन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एसटी सेगमेंट और टी वेव कोज बाय द इस्चीमिया एंड इन्फेक्शन, यानी एसटी सेगमेंट और टी वेव के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि इस्चीमिया और इन्फेक्शन के कारण डेवलप होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट विल एसटी सेगमेंट इलिवेशन एमआई, यानी एसटी सेगमेंट इलिवेशन एमआई डेवलप होगा, टेंड्स टू हैव मोर एक्सटेंसिव एमआई एंड कंप्लीट कोरोनरी ऑक्लूजन। देन इसके अंदर क्या हो रहा है, एसटी सेगमेंट इलिवेशन एमआई हो रहा है। और जो एक और टाइप आता है जिसको बोलते हैं एनएसटीईएमवाई, यानी नॉन एसटी सेगमेंट इलिवेशन एमआई। इसके अंदर एसटी सेगमेंट का इलिवेशन नहीं होगा और वो होता है थ्रोम्बस और इनकम्प्लीट कोरोनरी ऑक्लूजन के अंदर के कारण। यानी एसटी सेगमेंट इलिवेशन एमआई कब होता है, कंप्लीट कोरोनरी ऑक्लूजन के कारण, और नॉन एसटी सेगमेंट इलिवेशन एमआई कब होता है, जब थ्रोम्बस और इनकम्प्लीट कोरोनरी ऑक्लूजन के कारण। तो यदि ईसीजी के अंदर ये दोनों चेंजेस देखने को मिलते हैं तो अपन ये पता लगा सकते हैं कोरोनरी ऑक्लूजन कैसा है, थ्रोम्बस के कारण, इनकम्प्लीट और कंप्लीट है क्या है। फिर आता है सीरम कार्डियक मार्कर्स। सीरम कार्डियक मार्कर्स क्या होते हैं, यानी जब हार्ट की मसल्स जब डैमेज होती है तो हार्ट की मसल्स कई टाइप्स के एंजाइम रिलीज़ करती है, वो एंजाइम सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं और यदि वो अपन को फाइंड आउट होते हैं मीन्स एमआई मायोकार्डियल मसल्स के अंदर डैमेज विजुअलाइज करवाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, सम स्पेसिफिक मार्कर लाइक सीरम कार्डियक एंजाइम ट्रोपोनिन आर द इम्पोर्टेंट इन द डायग्नोसिस ऑफ एमआई। यानी एक तो आता है सीरम कार्डियक एंजाइम्स और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के अंदर ट्रोपोनिन आई और टी आते हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर्स है एमआई की डायग्नोसिस के अंदर। व्हेन कार्डियक सेल्स डाई द इंटरसेल्यूलर एंजाइम्स आर रिलीज, यानी कार्डियक सेल जब मरती है तो इंटरसेल्यूलर ये एंजाइम्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं सर्कुलेशन के अंदर, और उसको अपन देख सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है क्रेटिनिकाइनेज CKMB और एक होता है ट्रोपोनिन। ये दो मोस्टली एमआई को डायग्नोस करते हैं। तो CK लेवल बिगिन टू राइज अप्रोप्रिएटली 3 to 12 आवर, यानी जो CKMB का लेवल है वो पहले 3 से 12 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज़ होगा, राइज होगा। आफ्टर एन एमआई पीक इन 24 आवर्स, और एमआई के अंदर ये 24 घंटे के अंदर पीक लेवल पे चला जाएगा, लेकिन 2 से 3 दिनों के अंदर वापस ये नॉर्मल रिटर्न हो जाएगा। तो CKMB का लेवल अपन ऐसे चेक कर सकते हैं 2 से 3 दिन तक रेगुलर। फिर ट्रोपोनिन T और I है वो 3 से 12 घंटे के अंदर इंक्रीज़ होंगे और 24 to 48 आवर्स के अंदर ये पीक लेवल पे होंगे और वापस ये 5 to 14 डेज़ के अंदर बेस लाइन पे रिटर्न हो जाएंगे। तो इस तरह अपन एमआई को प्रॉपरली डायग्नोस कर सकते हैं फ्रॉम द दीज 2 एंजाइम्स। अब एक और एंजाइम्स आता है जो मसल्स लेयर इंक्रीज करती है, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन इज फाउंड इन द कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स एंड इज रीच एंड इंक्रीज विद इन हावर्स, यानी कुछ ही घंटे के अंदर ये इंक्रीज होता है। एंड द फर्स्ट सीरम कार्डियक मार्कर दैट इंक्रीज आफ्टर एन एमआई, यानी पहला एक सीरम कार्डियक मार्कर है जो अपन को एमआई के जस्ट बाद देखने को मिलेगा, मायोग्लोबिन। उसके बाद CKMB, क्योंकि 3 से 12 घंटे के अंदर ये इंक्रीज राइज होता है, और फिर बाद में ट्रोपोनिन अपन को देखने को मिलेगा। इट लुक्स कार्डियक स्पेसिफिटी एंड इट इज़ रैपिडली एक्सक्रीशन इन यूरिन, यानी यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीटेड होता है, जल्दी से एक्सक्रीट होता है। सो ब्लड लेवल रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 24 आवर्स आफ्टर एन एमआई, और इसका जो ब्लड लेवल है ये 24 घंटे बाद नॉर्मल पे आ जाता है। तो जैसे कि एमआई की कंडीशन डेवलप होती है तो मायोग्लोबिन को फाइंड आउट करके से ब्लड के अंदर अपन पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे डैमेज है। फिर उसके बाद CKMB लेवल, देन ट्रोपोनिन T और I लेवल। उसके बाद आता है नेक्स्ट एमआई से नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी के थ्रू अपन कौन सी ब्लड वेसल्स कहाँ पे डैमेज हो रही है और कौन सा ऑक्लूजन हो रहा है, कहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है वो पता लगा सकते हैं। WBC काउंट्स के थ्रू और टोमोग्राफी के थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि पर्सन्स को एमआई किस टाइप का है, कैसा है।
अब आता है इसका मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट लेते हैं अपन मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को पेन होता है तो मॉर्फिन सल्फेट या मेपेरिडिन टाइप की अपन एनाल्जेसिक थेरेपी दे सकते हैं। देन वेसल्स को डायलेट करने के लिए अपन वेसोडायलेटर देंगे, जिसके अंदर अपन नाइट्रोग्लिसरिन थेरेपी देंगे, जो सब लिंगुअल यानी टंग के नीचे रख के देते हैं। ये क्या करती है, वेनस और आर्टियल रिलैक्सेशन को प्रमोट करती है और कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म से प्रिवेंट करती है। फिर SCE इनिबिटर थेरेपी अपन प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करती है, कन्वर्सन फ्रॉम इंजेक्शन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, यानी जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देती है, जिसके कारण क्या होता है, पर्सन की BP हाई नहीं होता, ब्लड सप्लाई इंक्रीज नहीं होती। तो ये अपन SCE इनिबिटर से अपन ये कर सकते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, क्योंकि इसके कारण क्या होता है, वेसोडाइलेशन कोज करता है, डायूरेसिस होता है, और वो क्या करता है, आफ्टर लोड को डिक्रीज करता है, प्री लोड को डिक्रीज करता है और हार्ट के वर्कलोड को बढ़ाता है। देन बीटा एंड्रोजेनिक ब्लॉकर्स अपन दे सकते हैं, वो भी ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करेगा और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को डिक्रीज करेगा हार्ट के पास, जिससे ब्लड फ्लो प्रमोट होगा। फिर एंटीकोगुलेंट थेरेपी अपन देंगे, वो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी होती है जो थ्रोम्बस के फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है। देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अपन दे सकते हैं, ये भी ऑक्सीजन और CO2 के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे, जिससे हार्ट रेट डिक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर के अंदर रिलीफ मिलेगा। फिर एंटी डिसरेथमिया ड्रग्स देंगे, क्योंकि पर्सन्स के अंदर हार्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे रेट रिदम के अंदर, तो उसको मेंटेन करने के लिए एंटी डिसरेथमिया ड्रग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सेम ड्रग्स अपने पहले भी पड़ी है दोनों डिजीज़ के अंदर, और फिर अपन इसके अंदर भी दे सकते हैं। अब आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसका सर्जिकल मैनेजमेंट सेम एज सर्जिकल मैनेजमेंट है जो अपने पहले दोनों में पढ़ा था, एंजाइना के अंदर और अर्थरोस्क्लेरोसिस के अंदर। तो इसका फर्स्ट होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, इसके बारे में अपने पहले भी पढ़ा है। इसके अंदर क्या होगा, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी को अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और उन दोनों की जो फर्स्ट स्टार्टेड और एंड एरिया है वहाँ पर अपन एक दूसरी ब्लड वेसल्स को जोड़ते हैं और ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करते हैं। इसके लिए अपन मोस्टली आर्म की, चेस्ट की और लेग की जो वेन होती है, रेडियल थोरेसिक या स्प्लेनिक वेन है, वो अपन लेते हैं और यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। देन कोरोनरी स्टेंट में जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, जाली अपन वहाँ पे एक जाली सी बिछाते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल सपोर्ट डिवाइस है, वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर अपन रखते हैं। कैसे रखते हैं, इसके अंदर अपन क्या लेंगे, एक स्मॉल एक्सपेंडेबल मेटल शीट लेंगे जो एक कैथेटर के ऊपर लगी रहेगी, और उस कैथेटर के ऊपर एक बैलून रहेगा जिसके ऊपर अपन इससे शीट को स्लिप कर देंगे। देन इसको अपन कैथेटर के थ्रू इंसर्ट करवाएंगे, और जहाँ पे पर्सन के अंदर प्रॉब्लम्स है, यानी जहाँ पे अर्थरोस्क्लेरोसिस है, प्लेक्यू का फॉर्मेशन है, या फिर थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म है, वहाँ पे अपन इसको लेके जाएंगे कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, फीमोरल आर्टरी के थ्रू अपन कोरोनरी आर्टरी के अंदर लेके जाएंगे। वहाँ पे जाके अपन बैलून को फुला देंगे, डिफ्लेट करेंगे, और बैलून को इन्फ्लेट करेंगे। जब बैलून वहाँ पे फूलेगा तो ये जो शीट है वो उस वेन के चारों तरफ चिपक जाएगी। फिर अपन बैलून को डिफ्लेट करके वापस अपन रिमूव कर लेंगे और शीट को अपन वहीं पर परमानेंटली छोड़ के आ जाएंगे, ताकि उस जगह पे कभी भी वापस थ्रोम्बस का फॉर्मेशन नहीं हो सके। तो ये कोरोनरी स्टेंट के थ्रू भी अपन इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके सर्जिकल मैनेजमेंट है जो अपन इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा भी और भी सर्जिकल मैनेजमेंट जो मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाए, जैसे परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, जिसके अंदर अपन बैलून फुलाते हैं, तो ये भी अपन इसके अंदर कर सकते हैं। ये इसका सर्जिकल मैनेजमेंट कंप्लीट है। देन आता है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, जो अपने अभी एंजाइना के अंदर पढ़ा था, सेम एज नर्सिंग मैनेजमेंट अपन MI के अंदर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स और इसकी जो कंडीशंस है वो लगभग एक जैसी ही डेवलप होती है। दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। यदि किसी टाइप का कन्फ्यूज़न है, किसी टाइप का क्वेश्चंस है, तो मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।